गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तो आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी कितने मार्क्स का है, एग्ज़ाम में कितने मार्क आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से अगर मार्क्स को हम लोग नहीं जानेंगे कितने अंक प्राप्त हुआ तो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं बनता है। हमें पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स इससे आ सकता है। तो चलो अगर देखा जाए तो ये 8 से 10 नंबर का टॉपिक है। कितना? 8 से 10 नंबर। बोर्ड एग्ज़ाम में ये 8 से 10 नंबर दे सकता है। जो झारखंड बोर्ड से है उसके लिए ये 5 से 6 मार्क्स का है। झारखंड बोर्ड वाले के लिए 5 से 6 मार्क्स का टॉपिक है। लेकिन वहीं बिहार बोर्ड वाले जो हैं उनके लिए ये 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, समांतर श्रेणी से। तो चलो, जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उस स्टूडेंट के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा। आप रोज़ या महीने में 100 रुपया जमा करो। जैसे जनवरी फर्स्ट मंथ 100 रुपये जमा किया, सेकेंड मंथ फिर 100 जमा किया, 100 पहले था 100 जमा किया तो हो गया 200। फिर थर्ड मंथ फिर 100 जमा किया, 200 था, फिर 100 जमा कर दो 300। पॉकेट मनी समझते हो? पॉकेट मनी जो खर्च के लिए देता है, तो पर महीना अगर 100 जमा करते हो, अगर फोर्थ महीना आ जाए तो फिर उसमें 100 ऐड कर देते हो। हर महीना आप 100 ऐड कर रहे हो। ठीक है, 100 ऐड कर रहे हो तो ये हो गया समांतर श्रेणी। क्या हो गया? समांतर श्रेणी। समझो नंबर, समांतर श्रेणी क्या है तो याद रखना, समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला या चैन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चैन। एक संख्या का एक ऐसा चैन जो क्रमागत रूप से लगातार बढ़ते जाता है, या तो एक पैटर्न को फॉलो करता है, या तो उतना जुटता है या तो उतना घटता है। उसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे इसमें पहले 100 जुटा, फिर भी 100 100 100, हर बार 100 100 जुट रहा है तो बोलेंगे ये समांतर श्रेणी है। अगर पहला महीना 100 जमा किए, दूसरा महीना 100 जमा किए, अगर तीसरा महीना हम लोग 400 जमा कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब यहाँ हो गया 600। अब दूसरा महीना हम लोग फिर घटा देते हैं, 200 जमा करते हैं तो ये हो गया 800। तो इस ये पैटर्न तो फॉलो नहीं किया। अब एक एक चीज़ बारीकी से समझे। यहाँ पे क्या हुआ? 400 बढ़ा, 200 बढ़ा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। जब निश्चित राशि निश्चित अंतराल पर घटे या बढ़े, ठीक है, घटे या बढ़े, उसी को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समझ में आया? समांतर श्रेणी क्या होता है तो याद रखना, संख्याओं का एक ऐसा पैटर्न या जाल, संख्या का एक ऐसा जाल जो हमेशा A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D के रूप में अनंत या निश्चित स्थान तक हो, उसी को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। एक जाल, एक निश्चित, यहाँ भी D बढ़ रहा है, यहाँ भी D, फिर D के रूप में बढ़ता चले। या तो आप यहाँ A1 हो गया तो यहाँ लिख सकते A2 प्लस D, यहाँ हो गया A1 प्लस D, A2 प्लस D, ये काट देंगे तो अगर लगेगा कि अलग है तो यहाँ पे हो गया A3 प्लस D। मतलब क्या हुआ? सब में एक ही चीज़ जुट रहा है। क्या? D, एक ही चीज़, मतलब जो भी जुटे, एक ही संख्या जुटे या घटे, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। समझ में आया? अगर एक गुल्लक है, यहाँ समझो, गुल्लक है, यहाँ पे एक छेद भी रहता है जहाँ से सिक्का डालते हो। अगर आप रोज़ 10 रुपये डाल रहे हो, ठीक है, रोज़ 30 दिन तक डाल दिया 10 रुपये करके, तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में सिक्का डाल रहे हो। अगर मन किया एक दिन 10 रुपये डालते हो, एक दिन 20 रुपये डालते हो, एक दिन 30 रुपये डालते हो, एक दिन नहीं भी डालते हो, एक दिन फिर 50 रुपये डाल देते हो, फिर एक दिन निकाल भी लेते हो, तो वैसा पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो, समांतर श्रेणी को बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस।
या प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें देखो एक होता है प्रथम पद। प्रथम पद किसको बोलते हैं? जहाँ से संख्या स्टार्ट हो उसी को बोलते हैं प्रथम पद, शुरू वाला। जैसे यहाँ देखो ये, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे सुनना, ये शुरू 2 से हो रहा है तो ये 2 होगा प्रथम पद। क्या होगा? प्रथम पद। और इसको हम लोग A1 से सूचित करते हैं। किसे? A1। ऐसे चलते रहेगा, कहीं ना कहीं अंत होगा। अगर अनंत में अंत होता है, अनंत में, तो उसको बोलेंगे इन्फिनाइट समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक। उसे इन्फिनाइट समांतर श्रेणी जो कि 90 में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे इन्फिनाइट समांतर श्रेणी, ठीक है। तो याद रखना है ये पद क्या हुआ? प्रथम पद। अब इन दोनों के बीच अंतर दिख रहा है, 3 और 2, 2 और 3 के बीच अगर अंतर आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को डी बोलते हैं, यानी अंतर को ही क्या बोलते हैं? डी। क्या बोलते हैं? डी, ठीक है। डिफरेंस को ही बोलते हैं डी। जैसे 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ देख रहे हैं कि 1 इसमें जुटा, फिर इसमें 1 जुटा, फिर इसमें 1 जुटा, फिर इसमें 1 जुटा, फिर इसमें 1 जुटा, 1 जुटते जा रहा है, जुट रहा है कि नहीं? तो ये प्रथम पद को A1 माने तो बाकी A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 होगा, A8 होगा, A9 होगा। अगर हमें कभी बोला जाए कि A7 निकालो तो हम लोग लिख सकते हैं A6 में D जोड़ देंगे, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये 6 है, एक क्या है? डिफरेंस या अंतर। देखो एक आया है, इसी एक को इसमें जोड़ देंगे A6 में। अगर A7 निकालना पड़े तो क्या करेंगे? A6 में ही A7 में A7 निकालना पड़े तो A6, ये 6 है तो इसी में अगर 1 जोड़ दें, डिफरेंस को जोड़ दें, तो वो किसका वैल्यू आ जाता है? 7 का, ठीक है। कहीं कहीं ये फॉर्मूला ऐसे भी रहेगा, A प्लस, यहाँ 6 है तो यहाँ 6D, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? तो यही होता था, यही होता है, ठीक है। अब कोई चीज़ समांतर श्रेणी कब हो सकता है? देखो समांतर श्रेणी तभी होगा A1 से लेकर AN तक चले जाओ तो इसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल। A से AN तक चल जाओ, इसके बीच में A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, सबका अगर डिफरेंस समान है, ठीक है, तो वो क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। वो क्या होगा? समांतर श्रेणी। बच्चों ध्यान से समझो, अगर लाना चाहते हो 6 मार्क्स झारखंड बोर्ड में, 5 से 6 मार्क्स, अगर आप बिहार से देख रहे हो तो अगर चाहते हो 8 से 10 नंबर एकदम सिक्योर हो जाए तो ध्यान से देखो, वो क्या होगा? समांतर श्रेणी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है क्या डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू धनात्मक संख्या भी हो सकता है, धनात्मक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है दोस्तों, नेगेटिव नंबर, ये भी हो सकता है डी का वैल्यू, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझना बारीकी से। जैसे -1 हो सकता है, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। या तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। किसमें? फ्रैक्शन, यानी भिन्न के रूप में भी हो सकता है कि कहीं पे 1/2 जुट रहा है, कहीं -1/2 जुट रहा है, 3/4 जुट रहा है, ये भी। और डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे कि 2 में 0 जोड़ दिए तो 2, अगर A1 = 2 है, A2 = 2 हो सकता है, ठीक है। A3 = भी 2 हो सकता है, A4 = भी 2 हो सकता है, यानी 2 2 2 2 2 2 2 अनंत तक चल रहा है। तो बोल सकते हैं इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर बोला जाए तो 0 है। यानी कि हमें पता चल गया कि अगर किसी का डिफरेंस 0 भी हो तो वो भी समांतर श्रेणी को फॉलो करेगा ही करेगा। अगर मान लो एक गुल्लक में आप 1 महीना तक पैसा डालो ही नहीं, 0 पड़ा रहेगा, क्या वो समांतर श्रेणी होगा? बताओ क्या होगा?
तो देखो ये समझ में आया, पूरा ये समझ में आया। अब चैप्टर पे चलें, बस इतना ही इसमें सीखना था और कुछ भी नहीं। एक बार नोट ज़रूर कर लें इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और 8 नंबर से 9 नंबर आपके लिए फिक्स करके देंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो वो ध्यान दे थोड़ा सा। और झारखंड बोर्ड वाले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये चैप्टर। तो चलो आप एनसीईआरटी बुक निकाल लें, जैसे मेरे पास है वैसे आपके पास होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है। आपको कुछ चीज़ें नहीं बताएं तो वो बता देते हैं। क्या कि डी जो होता है, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, A2 बराबर A1। अगर D2 निकालना है, क्या D2 तो क्या लिखेंगे, A3 - A2। अगर D4 निकालेंगे क्या लिखेंगे, A4 - A3, यानी कि इससे कम ले लेंगे 4। A3 D4 निकालेंगे तो 5 ले लेंगे, 5 - 4। ठीक है, तो ऐसे ही घटाते चले जाएंगे। यहाँ D1 निकालें तो एक ज़्यादा लेके किए हैं, तो वैसे ही A1, अगर A1 का वैल्यू क्या होगा तो D के बराबर होता है। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या होगा, A + D। अब A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, A + 3D। ये लिख सकते हो या तो A2 + D लिख सकते हो। ठीक है, A4 बराबर क्या होगा, A + 3D। यहाँ पे 2D होगा, यहाँ पे 3 है तो 2D। यहाँ से एक कम यहाँ बिठा देना है, हमेशा याद रखना है और यही चीज़ करना है। और अंतर अगर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी होगा। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है, 10th का। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है, बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो ध्यान से समझो दोस्त क्या होता है। देखो 1 नंबर का हल कर देते हैं। प्रथम किराया अगर A1 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपये लगता है। अगर फिर इसके अतिरिक्त चलता है, A2 चलता है तो फिर 8 रुपये जुट जाता है। कितना हो गया, 23। अगर फिर A3 चलेगा फिर 8 रुपये इसमें जुटता चले जाएगा, तो 28 और 3 31। अब फिर अगर चलता है तो फिर जितना भाड़ा हुआ उसमें 8 रुपये जुट जाएगा, 39। आपको क्या लग रहा है, हर जगह 8 जुट रहा है, A1 से लेकर यहाँ से A2 A3 A4 में हर जगह जुट रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है क्या, निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची AP में है और क्यों। AP में है तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, AP में है, AP में है क्योंकि सार्वंतर समान है। सार्व अंतर, अंतर आपको बताए थे तो उसी को बोलते हैं सार्व अंतर समान है। कोई दिक्कत बताओ, अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में कमेंट बॉक्स ज़रूर से ज़रूर भर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, साथ ही साथ A+ टारगेट फिक्स कर लें। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो हर एक चैप्टर में A+ मार्क्स लाने के लिए तैयार रहें। ठीक है, A+ ज़रूर से ज़रूर लाना है, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 भाग बाहर निकालता है। एक बेलन है, एक गुब्बारा है, उसमें हवा है, भरा हुआ है, फुल हवा है, प्रत्येक बार 1/4 निकालता, प्रत्येक बार 1/4 निकालता। क्या ये समांतर श्रेणी होगा। अब बोलोगे एक गुल्लक है, अब समझना, इसमें 100 रुपये भर दिए हैं। कितना रुपये, 100 रुपये। अब मैं पूछूं कि आपको एक बार में 10% निकालना है, कितना रुपये, 10% निकालना है। जैसे 100 का 10% पहली बार आप निकाल लो, ठीक है, तो 100 का अगर बोले कि आधा, मान लो कि एक आधा निकालें, हर बार आधा का बात हो रहा है, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ कहते हैं 1/4 दिया है ना। मान लो 100 रुपये है इस गुल्लक में, ये क्या गुल्लक है, ठीक है।
अब इसमें कितना है 100 रुपये है। पहली बार हम लोग 1/4 भाग निकालते हैं, 4 से घटा दो 25, तो 100 रुपये में हम लोग 25 रुपये निकाल लेंगे, तो बचा इसमें 75 रुपये। पहली एक फर्स्ट टाइम में निकाले तो कितना निकला 25 रुपये निकला। अब इसमें कितना बचा 75। अब दूसरा टाइम हम लोग निकालते हैं, सेकेंड टाइम में बचा हुआ तो 75 रुपये है, इसी का 25% निकलेगा, यानी कि 25% इसी का अगर निकालेंगे, सॉरी 1/4 न बोले 1/4 इसी का निकालेंगे तो समझना। इस बार कटाते हैं, 4 का 4 बचेगा कितना 3, 35 हो जाएगा, होगा 8 चौक 32। ठीक ठाक कट रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल ऐसे गड़बड़ हो जाए तो इससे अच्छा है ये वाला, क्योंकि 4 का 4 कटाएंगे 3, 35, 8 चौक 32, घटा देंगे 3, यहाँ दशमलव बिठाएंगे 30, 7 चौक 28, घटाएंगे 2 तो 0.20, 4 पंचे 20। मेरे दोस्तों इस बार अब की बार 75 रुपये में कितना रुपये निकालना पड़ेगा 18.75 रुपीज़। तो बचेगा कितना, तो घटा के देख लो, कुछ ना कुछ रकम बचेगा। क्या इस बार पहली बार निकला 25 रुपये, इस बार निकल रहा है 18 रुपये, अगला बार निकालेंगे तो उससे कम ही तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। 1/4वां भाग निकाल रहा है ना, 1/4वां भाग निकाल रहा है। ऐसे बोलता कि 1-1 रुपया करके निकालता तो समांतर श्रेणी हो जाता, लेकिन बोला है 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। पहला डिफरेंस 75 का है, दूसरा पहला डिफरेंस 25 का है, दूसरा 18.75 का आ रहा है, यानी 75 में 18.75 घटाना पड़ रहा है कि नहीं। तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, यह समांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं होगा, नहीं होगा। कारण क्या लिखेंगे, कारण क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस डी बराबर नहीं है, बराबर नहीं, यानी सार्वंतर नहीं है। ये भी तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आसान है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। अगर पहली मीटर खोदता है तो 150 रुपये लगता है, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि अब जो प्रत्येक मीटर बढ़ते जाएगा तो 50 रुपये करके बढ़ते जाएगा। तो A2 जैसे ही खुदाई करेगा तो 150 में 50 रुपये बढ़ जाएगा। A3 जैसे करेगा तो 150 और 50 200 होगा, 200 में फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। फिर A4 खोदेगा तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। A5 खोदेगा तो फिर 50 रुपये बढ़ रहा है। डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ, क्या आ रहा है 50 50 50 50 50 बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह AP में है, AP में है। कारण में क्या लिखेंगे, डिफरेंस या सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, समान है, यही तो लिखना है। समझ रहे हो बच्चों कैसे बन रहा है, कितना आसान लग रहा है। और इम्पोर्टेंट ये टिक मार लेना कि ऑब्जेक्टिव में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तो आपने पढ़ा ही होगा 8 में, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सूद बढ़ा उसको फिर मूलधन में जोड़ दिया जाता था, फिर उसका सूद निकलता था ना, फिर उसको मूलधन में जोड़ देते थे, फिर सूद निकलता था। अगर ऐसा किया जाए कि पहली बार अगर 10,000 रुपये था, ठीक है, उसका अगर 8% निकाला जाए तो देखो 10,000 था तो 2 जीरो कट जाएगा तो आएगा कितना 800 रुपये। पहली बार कितना जुटा 800 रुपये, यानी कि A1 पहला प्रथम साल अगर A1 है तो दूसरा साल ये जुट के कितना हो जाएगा 10,000 है, उसमें 800 जोड़ दूँ, इतना रुपया हो गया। अगर हम तीसरे वर्ष की बात किया जाए तो इसी का अब तो 8% निकलेगा। बताओ बच्चों निकलेगा कि नहीं। अगर 0 से 0 कटा दें तो 8 64 के 4, 8 0 0 6 8। इस बार देखो बच्चों क्या बढ़ रहा है 864, यहाँ 800 बढ़ा 864 बढ़ा। अगर A4 निकालते हैं तो इससे 864 से ही बढ़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी AP में नहीं होगा। कारण आपको समझा दिए क्यों नहीं हो रहा है, समझाए कि नहीं।
अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। एपी में क्या लिखेंगे? नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे? सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर, सार्व में एक रॉ इधर से देना है, समान नहीं है। समझ में आया दोस्तों कैसे बनता है? बच्चों समझ में आ रहा है? ऐसे ही इस टॉपिक को बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ है। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो चलो हम लोग 2 नंबर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस हम लोग एक ही में इसको समाप्त करते हैं, ठीक है? क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ताकि बोरियत ना लगे। और जितना भी बताएं उसको रिवीजन करके ही पार्ट 2 में आना है, ठीक है? और जुड़े रहना है ताकि आपको A+ लाना ही लाना है।